बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 8 से 80 के देखने वालों का आज की नई वीडियो में एक बार फिर से खैर मकदम है। यकीनन आप लोग हमारी वीडियोस को पसंद भी करते हैं और उस पर अपने तबसरों की सूरत में और सवालात की सूरत में अपनी मोहब्बतों का खिराज भी पेश करते हैं। जो एक दफ़ा फिर हम डॉक्टर फैज़ साहब के साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। शायद मेरा ख्याल है अपने सुनने वालों को, अपने देखने वालों को ये ज़रूर बताते चलें कि आपके साथ उनकी मुलाकात बहुत अरसे बाद हुई। जी सर, ये काफ़ी वक्त हो गया है और ये टाइम मैंने भी मिस किया सर, जो मुझे नहीं मिला कि हम आपके साथ बैठ के कुछ सीख सकें। रियली हम भी मिस करते हैं इसको। तो बहरहाल इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम इतना गैप, ये जो फराकत के लम्हात हैं, ये कम हो। तो सर आज का जो हमारा सेशन है, इसमें जो हमारे सुनने वालों ने, दोस्तों ने जो हमें सवाल कुछ लिख भेजे हैं तो उनके जवाबात वो चाहते हैं और माशाअल्लाह से पसंद भी बहुत कर रहे हैं कमेंट्स की सूरत में, अपने तबसरों की सूरत में। दिल कर रहा था कि जितने दोस्तों ने कमेंट्स किए हुए हैं ना वीडियोस के हवाले से, उन सबको शामिल कर लिया जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं अगर वो नाम और वो कमेंट्स पढ़ना शुरू करूँ ना तो सर उसकी एक लंबी सी फहरिस्त है, हो सकता है ईशा हो जाए तो वो भी हम एक अलग से सेशन कर लेंगे किसी दिन कि जितने दोस्त पसंद कर रहे हैं तो हम उनका एक एक का नाम लेके भी जो है उनका शुक्रिया, उनकी मोहब्बतों का अदा करेंगे। बहरहाल ये उनकी मोहब्बत है, मेहरबानी है उनकी कि वो इस तरह से हमें याद भी रखते हैं, अपने तबसरों से हमें ज़रूर आगाह करते रहते हैं। और इन तबसरों का फ़ायदा बुनियादी तौर पे हमें ये होता है कि हमें अपनी वीडियोस को बेहतर बनाने का मौका मिल जाता है। बिल्कुल ठीक है। उनकी सजेशंस आ जाती हैं, कई दफ़ा टॉपिक से हवाले से सजेशंस आती हैं। और लेकिन एक मैं दरख्वास्त करूँगा अपने साथियों से, अपने दोस्तों से कि बसा औक़ात वो एब्रीवेटेड फॉर्म में एक कमेंट भेजते हैं जी, तो मुझे फिर उसे ट्रांसलेट करना पड़ता है कि कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है। मसलन हमारे एक दोस्त हैं, नाम नहीं मैं उनका लेता, उन्होंने लिखा सब्जेक्ट सिलेक्शन और आगे एक फूल बना दिया। अच्छा, अब मैं जब से सोच रहा हूँ कि वो सब्जेक्ट सिलेक्शन को अप्रिशिएट कर रहे हैं या सब्जेक्ट सिलेक्शन पे कोई उनका ऑब्जेक्शन है या कहना क्या चाह रहे हैं। सर वो साहिब से बस हम ये पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसको ज़रा एक्सप्लेन कर दें कि उनका ये तमाम दोस्तों उनका मतलब क्या था। ऐसे तमाम दोस्तों से हमारी रिक्वेस्ट, हमारी दरख्वास्त ये होगी कि वो ज़रा 1 मिनट और लगा लें जी, और लेकिन यह है कि पूरा जुमला हमें लिख भेजें कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, ताकि हमें समझने में आसानी हो और फिर उसके हिसाब से हम अमल करें। और सर मकसद ये आसान लफ्ज़ों में भेजें या चाहे अच्छी और चाहे जितनी मुश्किल इंग्लिश में भी भेजें, लेकिन क्लियर होना चाहिए कि पूछना क्या चाह रहे हैं। वो एक साथी हैं हमारे जी, मैं देखता हूँ अगर उस कमेंट्स उनका मुझे मिलता है ना, जी, सच्ची बात है कि उनका कमेंट पढ़ के मैं घूम गया। और घूमा इस तरह से कि वो एक वीडियो पे तबसरा करने चाह रहे थे, लेकिन वो पता नहीं कहाँ से उसमें बाबर आजम को हाँ जी, लेफ्ट साइड का बैट्समैन करा शाहीन अफरीदी को ले आए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कि जी वो उसका राइट साइड हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट राइट हो जाएगा। तो जब मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ा ना तो मैंने कहा लगता ही है कि इस वक्त नींद में थे जब ये तबसरा कर रहे सर वो जाहिर सी बात, आई थिंक ग्लास चेंज करते हुए पता नहीं वो कुछ और चेंज करने लग गए। मैंने भी उनका कमेंट पढ़ा था। बहरहाल अगर उसको मजीद आसान कर दें और बता दें कि किस तरह उन्होंने ग्लासेस को चेंज किया तो हम बेहतर तरीके से समझने के काबिल हो जाएंगे। अरनान साहब ने इस पे अपना लिख के भेजा था हमें। एक तो हम ज़्यादा दोस्तों से तवक्को कर रहे थे, लेकिन ये कि शायद कुछ ज़्यादा मुश्किल हो गया था ये मसला, ये प्रॉब्लम जो है। लेकिन उन्होंने वो जिसे कहते हैं ना चुटकियों में मसला हल कर दिया। उन्होंने तो 2 स्टेप में हल कर लिया। 2 स्टेप में तो बहुत आसानी से हल हो जाता है। और मैं सोच रहा था कि अगली वीडियो में हम यही टास्क दोबारा दे दें दोस्तों को, और उन्होंने कहा जी 2 स्टेप्स में आप कर दें। ठीक है। लेकिन हमने अपनी वीडियो में गुजारिश ये की थी कि आपने 3 स्टेप्स में से हल करना है और हर स्टेप में 2 गिलासों की जगह आपने फील करनी है। ठीक हो, तो हमारा वो प्रॉब्लम जो है, वो चैलेंज अभी तक बरकरार मौजूद है। 2 वाला तो हो गया, 3 वाला अभी तक नहीं हुआ। तो 2 वाला भी बाकी दोस्तों के लिए तो वो चैलेंज नया है ना। ठीक है, सवालात की तरफ बढ़ते हैं। जी शायद। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो एक टॉपिक के ऊपर बड़ी मुफस्सल आपने गुफ्तगू की है, सैर हासिल गुफ्तगू हुई और बहुत पसंद भी किया लोगों ने उसको और अप्रिशिएट किया उन्होंने। तो वहाँ पे अज़हर भाई ने क्वेश्चन किया था, वो कहते हैं कि नाइट्रोजन कंटेनिंग जो कंपाउंड्स हैं, तो ऑर्गेनिक आईयूपैक सिस्टम में वो कहते हैं हम इनको इमीन्स कहते हैं, सेकेंडरी या टर्शियरी इमीन कहते हैं, और आप वहाँ पे उसको नाइट्रोजन ईथर कह रहे हैं। सही। तो वो कह रहे हैं कि मैं कंफ्यूज हूँ कि कौन सी बात ठीक है, तो इसको अगर आप समझा। अच्छा, पहली बात तो मैं ये करता चलूँ कि ये जो हमने स्पेशल सीरीज़ वीडियोस की है ना, ये बुनियादी तौर पर है उन लोगों के लिए जो किसी न किसी हवाले से बायोकेमिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं। आम लोगों के हवाले से इसमें इंफॉर्मेशन बहुत कम है। ये ज़रा स्पेशलाइज्ड किस्म की वीडियोस हैं। ठीक है। और जो अप्रिसिएशन भी आ रही है वो भी बुनियादी तौर पर तालिब इल्मों की तरफ से आ रही है कि वो कहते हैं जी हमारे लिए तो ये तो बहुत ही आसान करके आपने
बहुत मुश्किल टॉपिक्स को आसान कर दिया। चलिए, मुझे खुशी हुई है जान के, अगर मेरी इस एफर्ट से आपको आसानी हुई सब्जेक्ट समझने में। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है अज़हर, बात ये है कि जो नॉमेनक्लेचर का सिस्टम है ना, इसमें बहुत सारे तरीके हैं नॉमेनक्लेचर के, मॉलिक्यूल्स को नाम देने के। IUPAC सिस्टम उनमें से एक सिस्टम है, और ये बुनियादी तौर पर IUPAC सिस्टम जो है वो इस्तेमाल किया जाता है केमिस्ट्री और ख़ास तौर पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री में थोड़ा सा इसके हट के नॉमेनक्लेचर सिस्टम चलता है। उसूल बाज़ाक़त वही रहते हैं, बुनियाद वही रहती है, लेकिन बसा औक़ात ये होता है कि थोड़ा सा इससे हट के हम नॉमेनक्लेचर का तरीका इस्तेमाल करते हैं। और उसमें ये होता है कि जैसे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ अप्लाइड एंड प्योर केमिस्ट्री है ना, वैसे ही बायोकेमिस्ट्री की एक इंटरनेशनल यूनियन है जिसको कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। हमने जो नॉमेनक्लेचर इस्तेमाल की थी वो की थी बायोकेमिस्ट्री के हवाले से, कि बायोकेमिस्ट्री में इसको हम, ये ऑर्गेनिक के हिसाब से भी कुछ गलत नहीं है, टेक्निकली कुछ गलत नहीं है, कि जब दो कार्बन के दरमियान में एक नाइट्रोजन एटम आ जाए तो इसको हम एन ईथर या नाइट्रोजन ईथर भी कह सकते हैं। इसलिए कि कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में हम O ईथर, N ईथर और S ईथर 3 तरह के मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। अगर ब्रिजिंग एटम ऑक्सीजन है 2 कार्बन के दरमियान में तो इसको हम O ईथर कहते हैं। अगर ये ब्रिजिंग एटम नाइट्रोजन हो तो इसको हम N ईथर कह देते हैं। और अगर 2 कार्बन के दरमियान ब्रिजिंग एटम जो है वो सल्फ़र का हो तो फिर हम इसे S ईथर कह देते हैं। तो टेक्निकली ये बात गलत नहीं है। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टर्म में जब आप चले जाएंगे, ऑर्गेनिक टर्मिनोलॉजी में जब चले जाएंगे, फिर वहाँ IUPAC सिस्टम के तहत ही नॉमेनक्लेचर जो है वो चलेगी। सर, क्योंकि ऑर्गेनिक में तो हम ऑक्सीजन अगर आ रहा है बीच में और इधर अल्काइल ग्रुप्स आ रहे हैं तभी हम उसको ईथर कह रहे होते हैं। इन अदर केस के हम उनको वही अमीन्स कह रहे हैं जिस पे उनका कन्फ्यूजन है। अब आप ये देखिए कि कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में जिसको हम O ईथर कह रहे हैं, इसको टेक्निकली हम ग्लाइकोसाइड भी कहते हैं। ठीक है ना। तो जो मिसाल के तौर पे डाइसैकेराइड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जहाँ बनता है, इस बॉन्ड को ये ईथर लिंकेज है। ठीक है, ईथर लिंकेज ऑर्गेनिक के हिसाब से ये ईथर लिंकेज है। लेकिन चूंकि ये कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में आ जाती है तो वहाँ फिर हम प्रेफर करते हैं इसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहना। ठीक है, बात एक ही है, सिर्फ ये है कि उसके नाम 2 मुख्तलिफ। मतलब सर हम ये कह सकते हैं कि ईथर के हवाले से एक वाइड कॉन्सेप्ट है बायोकेमिस्ट्री में, जबकि ऑर्गेनिक में उसको थोड़ा सा अगर हम कहें कि महदूद है, वो ज़्यादा टेक्निकल चला जाता है अपने हवाले से, केमिस्ट्री के हवाले से। ये टेक्निकल चला जाता है अपने सब्जेक्ट के बायोकेमिस्ट्री के हवाले से। और चूंकि कार्बोहाइड्रेट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर हम इसी ईथर लिंकेज को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी कह देते हैं। ज़्यादा स्पेसिफाई करना हो तो फिर हम उसमें कहते हैं कि अगर एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व है इस ईथर लिंकेज में तो फिर तो ये डेफिनेटली ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ठीक हो गया। तो इन सारी बातों से अज़हर जो हम बात आपको क्लियर करना चाह रहे हैं वो ये है कि गलत इसमें से कुछ भी नहीं है, आप इसमें कन्फ्यूज़ ना हो। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई पेपर अटैम्प्ट कर रहे होंगे तो फिर आप इसको प्रेफर कीजिएगा, इसको ईथर कहना, इसको अमीन कहना, सेकेंडरी अमीन कहना, टर्शरी अमीन कहना। लेकिन अगर बायोकेमिस्ट्री के हवाले से हम बात करेंगे तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी ठीक है, O ईथर लिंकेज भी, N ईथर लिंकेज भी और S ईथर लिंकेज भी, ये ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं सर, हम कहते हैं कि इनकी जो एब्जॉर्प्शन है और डाइजेशन ये माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट वहीं पे ही उसका डाइजेशन भी हो जाती है और अगर एब्जॉर्प्शन भी हो रही है तो उसका नहीं, एब्जॉर्प्शन माउथ में नहीं हो रही है। ठीक है, डाइजेशन हो रही है। ठीक है। देखिए, ये 2 अलग अलग प्रोसेसेस हैं। जो डाइजेशन का मरहला है ना, उसमें बुनियादी तौर पे हो ये रहा है कि बड़े बड़े मालिक्यूल को तोड़कर उसमें से छोटे छोटे मालिक्यूल पैदा किए चले जा रहे हैं। ठीक है। जैसे स्टार्च बहुत बड़ा मालिक्यूल है, ग्लाइकोजन बहुत बड़ा मालिक्यूल है, उसमें लाखों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में ग्लूकोज मालिक्यूल मिसाल के तौर पे हैं। तो एक एक ग्लूकोज को तोड़ के जब इसमें से अलग कर दिया जाएगा तो ये डाइजेशन का प्रोसेस है। ठीक है। और जो एब्जॉर्प्शन है, और ये जाके मुकम्मल होता है स्मॉल इंटेस्ट, छोटी आंत में जाके ये मुकम्मल होता है, क्योंकि वहाँ बड़े स्पेसिफिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं। शुरू अलबत्ता मुंह से हो जाता है, क्योंकि हमारे मुंह में, हमारे लुआब दहन में सेलाइवरी एमाइलेज एक एंजाइम मौजूद है, वो यहाँ से इसकी तोड़फोड़ शुरू कर देता है। ठीक है। और ये टूटते 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 जब छोटी आंत में पहुँचता है तो उस वक्त इसकी कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है। इसका मतलब ये है कि स्टार्च और ग्लाइकोजन मुकम्मल तौर पर ग्लूकोज मालिक्यूल्स में तब्दील हो चुके होते हैं। वहाँ फिर इसकी एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक हो। अब वो एब्जॉर्प्शन, उसको हमने बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में मैं नहीं गया जब बात कर रहा था, वो एब्जॉर्प्शन बुनियादी तौर पे कई मैकेनिज़्म से होती है। उसमें डिफ्यूजन का प्रोसेस भी आ जाता है और सबसे बड़ा जो उसमें अमल होता है वो होता है ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के ज़रिए। ठीक। ग्लूकोज के लिए मिसाल के तौर पे अपने ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स हैं जिन्हें हम कहते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन यहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, इस मालिक्यूल को उठाते हैं
और इंटेस्टाइनल वॉल क्रॉस करके इसे खून की नाली में ले आते हैं। ठीक है। जहां वो खून की गर्दिश में शामिल हो जाता है। सही। और ये होती है हिपैटिक पोर्टल वेन। किसी ने ये भी पूछा हुआ था कि सर मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ इस हवाले से कि जिगर में ही सबसे पहले क्यों पहुंच जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो उसका बुनियादी तौर पर जवाब ये है कि जब एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये मालिक्यूल खून में दाखिल होते हैं तो जिस वेन में दाखिल होते हैं वो कहलाती है हिपैटिक पोर्टल वेन। ये जाती ही जिगर तक है। ठीक है। लिहाजा जो भी मालिक्यूल एब्जॉर्ब होगा वो सबसे पहले जिगर तक ही पहुंचेगा। ठीक है। वहाँ से फिर डिसीजन होगा कि इसको कहाँ भेजना है या इसके साथ क्या करना है। ठीक है। तो ग्लूकोज मालिक्यूल के हवाले से मिसाल के तौर पे अगर जिगर ये डिसाइड करता है कि इस वक्त हमने इस ग्लूकोज को ज़ख़ीरा करना है जी। तो वो अपने पास भी ग्लाइकोजन सिंथेसाइज करना शुरू कर देगा और ग्लूकोज को स्टोर करना शुरू कर देगा और फिर मसल्स को भी भेज देगा और मसल्स भी उसको ग्लाइकोजन की शक्ल में, वाइट मसल, स्केलेटल मसल ख़ास तौर पे, वो भी उसको ग्लाइकोजन में तब्दील करके स्टोर करना शुरू कर देंगे। ठीक है। लेकिन अगर ग्लूकोज की ज़रूरत है जिस्म को तो फिर ये होगा कि स्टोरेज की बजाय यूटिलाइजेशन की तरफ चले जाएंगे और ये ग्लूकोज पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और हर सेल अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस ग्लूकोज को इस्तेमाल कर लेगा और उसे तवानाई हासिल कर लेगा। ठीक है। सर एक क्वेश्चन ऐसा है कि वज़ाहत तलब तो बहुत है, उस पर मे बी टाइम ज़्यादा चाहिए। मरियम कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स है, क्वेश्चन भी ऐसा किया है कि बड़ा कॉम्प्लेक्स है। सर वो कहती हैं कि जब अल्लाह ताला हमसे फरमाते हैं कि सर मुझसे मोहब्बत करो और मेरे अलावा किसी से मोहब्बत ना करो, तो फिर वो कहती हैं इसका तो फिर असर ये होना चाहिए या इसका इस तरह होना चाहिए कि अगर मैं अल्लाह से मोहब्बत कर रही हूँ तो फिर अल्लाह भी सिर्फ मुझसे ही मोहब्बत करे ना, बाकी लोगों से क्यों मोहब्बत करे? तो वो कहते हैं इसका आंसर दे दें। देखिए मरियम, बाकी को अल्लाह के सौतेले तो नहीं है। अल्लाह तो एक ऐसी ज़ात है कि उसने जिसको पैदा किया है उसके साथ उसे मोहब्बत है। अब रिस्पॉन्स में अगर मखलूक भी अल्लाह की ज़ात से प्यार कर रही है तो अल्लाह की कोई लिमिटेड मोहब्बत नहीं है कि अल्लाह सिर्फ एक इंसान से ही मोहब्बत करेगा या एक ही इंसान की मोहब्बत जो है वो अल्लाह के साथ हो रही है। अल्लाह तो बहुत अजीम हस्ती है और वो इतनी अजीम हस्ती है कि लाखों करोड़ों अरबों इंसान जो हैं बैक वक्त अल्लाह की ज़ात से मोहब्बत कर रहे होते हैं और अल्लाह की ज़ात उन लाखों करोड़ों अरबों इंसानों को बैक वक्त रिस्पॉन्स कर रही होती है। तो आप अल्लाह को इंसानों की तरह लिमिटेड ना करें कि एक इंसान है जो सिर्फ एक इंसान से मोहब्बत करता है और वापसी तवक्को ये करता है कि वो भी उसी एक इंसान से मोहब्बत करेगा। अल्लाह की ज़ात को अल्लाह के लेवल पे ही, वहाँ आप देखिए अल्लाह की ज़ात में ये लिमिट्स काम नहीं करती। अल्लाह बड़ी अनलिमिटेड ज़ात है और वो ऐसी ज़ात है कि जिसको हम इन इंसानी पैमानों के ऊपर जाँचेंगे तो मसला होगा। इसलिए कहा कि अल्लाह एक ऐसी ज़ात है जिसको हम ना समझ सकते हैं, वो एक ऐसी ज़ात है कि जिसको इन पैमानों पे परखा ही नहीं जा सकता। उसके अपने पैमाने हैं, उसे उन्हीं पैमानों पे परखेंगे तो बात समझ आएगी। लिहाजा जब आप अल्लाह की ज़ात से मोहब्बत कर रही हैं तो वो आपकी लिमिट है कि आप एक सिर्फ अल्लाह की ज़ात से, खालिक ही एक है, लिहाजा आप उसी से मोहब्बत कर रही हैं। रिस्पॉन्स में अल्लाह ताला ने जितनी मखलूक पैदा की है वो सबसे मोहब्बत कर रहा है, कर सकता है, इसमें उसकी कोई लिमिट नहीं है। और दूसरी बात ये भी याद रखिएगा कि वो आपसे अगर आपकी मोहब्बत का जवाब दे रहा है ना तो वो आपकी मोहब्बत से बढ़ के आपकी मोहब्बत का जवाब देता है। उसके यहाँ कोई कमी नहीं है कि वो उसके रिस्पॉन्स में कोई कमी आ जाएगी या उसकी मोहब्बत बढ़ जाएगी। अल्लाह को इन पैमानों पर मत पर रखिए, अल्लाह को अल्लाह की ज़ात के हवाले से ही जानने और समझने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है सर मरियम को काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। अगर स्टिल अभी कोई कन्फ्यूजन होगी तो नेक्स्ट वीडियो या इसके जवाब में हमें लिख भेजेगी। सर उसके बाद डॉक्टर MI कादिर साहब ने बड़ा अप्रिशिएट किया है और वो कहते हैं कि आपके जो लेक्चर्स हैं वो ना सिर्फ ये कि BS बायोकेमिस्ट्री वाले बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए अच्छे हैं, बल्कि इसके अलावा जितनी मेडिकल और अलाइड साइंसेस जितने भी, फार्मेसी है, बायोकेमिस्ट्री के अलावा भी जो बाकी इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब के लिए बड़ा आप अच्छा काम कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी को अपलिफ्ट करने के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए आपकी जो सर्विसेज हैं माशाल्लाह वो बहुत आप उसके लिए काम कर रहे हैं। तो उनकी मोहब्बतों का जो है वो जवाब आप दे रहे हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने हमें ये इस तरह के जुमले लिख भेजे हैं, उनसे हमारी बड़ी हौसला अफजाई हुई है। दिल बड़ा होता है जब सही मानों में अप्रिसिएशन होती है और ख़ास तौर पे जब ऐसे पढ़े लिखे दोस्तों की तरफ से अप्रिसिएशन आती है। डॉक्टर साहब जो हैं वो माशाल्लाह टीचिंग फैकल्टी हैं एक यूनिवर्सिटी में, और भी बहुत सारे दोस्त हैं जो टीचिंग फैकल्टी के तौर पे हैं यूनिवर्सिटियों में और उनके भी इसी तरह के रिस्पॉन्स आते हैं। तो डॉक्टर साहब आपकी हौसला अफजाई हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है।
उम्मीद है आपको भी हमारे इस एफ़र्ट से, जिस तरह से अप्रिसिएशन आप दे रहे हैं, आपको भी फ़ायदा होगा। और ख़ास तौर पे जो हमारा टारगेट है, जो फोकस है, वो हमारे स्टूडेंट्स, हमारे तालिब इल्म हैं, हमारे वो तलबा और तालिबात जो बुनियादी तौर पर इंग्लिश लैंग्वेज की गुत्थियों में उलझ के रह जाते हैं और असल सब्जेक्ट मैटर तक नहीं पहुंच पाते। असल कोशिश हमारी उनके लिए है कि अगर उनको ज़ुबान बयान से हट के, ज़ुबान इंग्लिश की गुत्थियों से निकाल के उनको हम आसान फहम लफ्ज़ों में समझा सकें। बायोकेमिस्ट्री क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, लिपिड्स क्या हैं, प्रोटीन्स क्या हैं, इनके मेटाबॉलिज्म क्या है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक एफ़र्ट है। आपकी इसी तरह से अगर आपका ताउन भी रहा, आपकी दुआएं भी रहीं, तो उम्मीद है कि हम इन कोशिशों में कामयाब होंगे। और हमारे जो तलबा और तालिबात इन वीडियोस को देखेंगे, उनका मैं उम्मीद करता हूँ कि उनका बहुत फ़ायदा होगा, सब्जेक्ट मैटर पर उनकी कमांड होगी। ये और बात कि उनसे हम ये गुजारिश ज़रूर करेंगे कि वो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को भी ज़रूर इम्प्रूव करें। वजह क्या है, देखिए हमारी मजबूरी ये है कि अब जैसे टर्मिनोलॉजी की कई दफ़ा मैंने बात की है, टर्मिनोलॉजी को हम अभी तक न ट्रांसलेट कर सकते, ट्रांसलेट करेंगे तो कुछ का कुछ हो जाएगा। लिहाजा हमारी मजबूरी है कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट्स ही कहना है, लिपिड्स को लिपिड्स ही कहना है, प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स को प्रोटीन्स अमीनो एसिड ही कहना है। और दूसरी हमारी मजबूरी ये है कि जो इस वक्त अच्छी किताबें सब्जेक्ट हवाले से मौजूद हैं, वो सारी अंग्रेज़ी में हैं। तो हम अपने तलबा और तालिबात से ये गुजारिश ज़रूर करेंगे कि सब्जेक्ट समझें ज़रूर अपनी ज़ुबान में, लेकिन साथ ही साथ अपनी इंग्लिश की कमांड जो है उसको इम्प्रूव करें, ताकि वो भी बराह रास्त इन किताबों को पढ़ सकें और इन किताबों में मौजूद जो मालूमात हैं, जो इल्म है, उससे बराह रास्त भी वो मुफीद, वो फ़ायदा हासिल कर सकें। ये हमारी उनसे गुजारिश होगी। हम अपनी कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि अपनी ज़ुबान में जो बात समझ आती है ना, वो फिर दूसरी ज़ुबान में समझ नहीं आती। लिहाजा हम उर्दू ज़ुबान में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बुनियादी जो नज़रियात हैं, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको ये समझ आ जाते हैं तो उम्मीद है कि इसके बाद आपको वो किताबें समझने में भी आसानी होगी। एक कमेंट आया था कि जल्दी वीडियोस आया करें। किसी ने खूब कहा था कि हुई ताख़ीर तो कुछ बायस ताख़ीर भी था, तो वो मैं अब उसकी वजाहत में नहीं जाना चाहता कि बाकी काफ़ी अरसे तक हम आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हो सके। लेकिन आप ये देखिए कि उसके बाद हम वो लेट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पहले हम हर हफ्ते आपकी खिदमत में एक वीडियो पेश करते थे। अभी कुछ अरसे से आपने शायद नोट किया हो, हम हफ्ते में कोशिश करते हैं 2 नहीं तो 3 वीडियोज़ आपकी खिदमत में पेश करें। लेकिन ये कि हमें अपनी दुआओं में याद रखा करें। हम भी इंसान हैं, मसले मसाइल होते हैं और उनकी वजह से हम उस तरह से हाज़िर नहीं हो सके थे। लेकिन कोशिश हमने बड़ी की कि इसमें ब्रेक ना आने पाए। लेकिन वही बात कि हुई ताख़ीर तो कुछ बायस ताख़ीर भी था, कुछ वजूहात ऐसी थी कि जिसकी वजह से हम आपकी खिदमत में बाकायदगी से हाज़िर नहीं हो सके। इंशाअल्लाह जैसे शायद कह रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि आइंदा इस किस्म के ब्रेक ना आने पाए, डिले ना होने पाए और हम बाकायदगी से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। सर वो जैसे कहते हैं देर आयत दुरुस्त आयत, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है रेगुलरली हमारी वीडियोस आएंगी इंशाल्लाह। देखने वाले आपका मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। आज सर वक्त बहुत हुआ चाहता है, तो आज इजाज़त देते हैं अभी। बहुत शुक्रिया शाहिद, आपका भी, आकिब का भी। बड़े अरसे बाद आप लोग भी तशरीफ़ लाए और मुझे खुशी हुई कि आप दोस्तों के साथ, नौजवानों के साथ बैठ के मैं फिर अपने आप को एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ। थैंक यू। और इंशाल्लाह दोस्तों के साथ इसी तरह से हम बहुत जल्द दूसरी वीडियोस के साथ, उनमें स्पेशल वीडियोस जो सब्जेक्ट के हवाले से हैं वो भी, और जो जनरल वीडियोस हैं उनके हवाले से भी हम इंशाल्लाह हाज़िर होते रहेंगे। हमारे दोस्त इसी तरह से इंतज़ार करते रहें, देखते रहें और अपने तबसरों से हमें नवाजते रहें। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है हमारी ये वीडियो भी हमारे दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को भी क्लिक कीजिए और हाँ, इन वीडियोस के लिंक्स अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। याद रखिए, इल्म वो दौलत है जो बांटने से कम नहीं होती।